तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रोडक्ट, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए अकाउंटिंग होती है, इसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं। ठीक है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फेस होती हैं, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है इन कॉस्ट को इनकर करता है। ठीक है, तो पहली कॉस्ट है हमारी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स, दूसरी है लेबर। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होता है, बिजनेस वो एक जगह से रॉ मटेरियल परचेज करता है और फिर उस रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिट करके या उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड में प्रोड्यूस बनाता है। ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस कुछ इस तरह प्रोसेस कर रहा होता है, इस तरह वो अपने ऑपरेशंस को रन कर रहा होता है कि वो एक रॉ मटेरियल खरीदता है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स खरीदता है और फिर उनको जो है प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड बनाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब रॉ मटेरियल खरीदेगा तो उसके ऊपर मशीनरीज भी लगेंगी और उसके ऊपर लेबर भी लगेगा। ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के कॉस्ट हैं, जो कि इनको दरअसल एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस जो है वो इनको अपनी कॉस्ट मानता है। ठीक है, तो तीन तरह की कॉस्ट हमने यहाँ पे क्लासिफाइड कर दी है। पहली है रॉ मटेरियल, दूसरी है लेबर, तीसरी है एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए इन कॉस्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे एक रॉ मटेरियल में भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है और दूसरा इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है। इसी तरीके से लेबर में भी डायरेक्ट एक लेबर होता है और एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। ठीक है, दूसरा और एक्सपेंसेस में भी हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रॉ मटेरियल में डायरेक्ट रॉ मटेरियल कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो हर वो चीज़ जो कि डायरेक्ट है, ठीक है, वो ट्रेसेबल होगी, यानी कि वो जो उसकी जो है कॉस्ट को आप ट्रेस कर सकोगे कि एक यूनिट में उसकी कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, जैसे अगर लेबर की एग्जांपल ले लेते हैं या एक या उसको कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, अगर जैसे हम यहाँ पे एक रॉ मटेरियल की एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा रॉ मटेरियल जैसे आपने कोई फिनिश्ड गुड बनाया है। ठीक है, अब वो रॉ मटेरियल उस फिनिश्ड गुड का पार्ट बन गया। ठीक है, तो अब आप उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाओगे कि वो जो मैंने रॉ मटेरियल इसके अंदर लगाया इस फिनिश्ड गुड के अंदर, तो वो मुझे उसकी कॉस्ट मुझको कितनी पड़ी। ठीक है, तो यानी कि आप उसको ट्रेस कर पा रहे हो, उसकी कॉस्ट को ट्रेस कर पा रहे हो। इसी तरीके से लेबर जो जितने आवर्स काम कर रहा है, तो आप देखोगे कि लेबर ने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने आवर्स स्पेंड किए उसके ऊपर। यानी कि अगर लेट सपोज के लेबर जो है वो 10 घंटे काम करता है और 1 घंटे में एक प्रोडक्ट बनता है, तो इसका मतलब कि लेबर ने 1 घंटा उसके ऊपर काम किया, उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस लेबर ने उस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। ठीक है, और एक आवर में अगर लेट सपोज वो प्रोडक्ट वो लेबर जो है 10 रुपये कमाता है, तो उसका मतलब कि 10 रुपये अब उसकी कॉस्ट हो गई। तो देख रहे हो आप किस तरह उसको ट्रेस कर पा रहे हो। तो यानी कि यहाँ पे आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी कॉस्ट को। ठीक है, इनकी कॉस्ट को जो डायरेक्ट लेबर होता है या डायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है या डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यानी कि उसकी आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके वजह से ये डायरेक्ट होते हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम रॉ मटेरियल की एग्जांपल लें, तो यहाँ पे अगर आप आपको देख पाएँ तो यहाँ पे आपको वुड्स नज़र आ रहे होंगे और दूसरा आपको यहाँ पे नेल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि खीली। ठीक है, सो अब क्या है, वुड्स लेट सपोज कि एक कंपनी है वो चेयर्स बनाती है, वुडन चेयर्स बनाती है। ठीक है, तो अब रॉ मटेरियल जो वो लेकर आई, एक वुड लेकर आई और दूसरे वो लेकर आई क्या, नेल्स। ठीक है, अब वुड जो है वो ईज़िली उसकी कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट कर सकती है। ठीक है, कि कितनी कॉस्ट लगी, हमने इतना इतना वुड जो है एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना वुड स्पेंड किया। ठीक है, और वो वुड जो है उस प्रोडक्ट का पार्ट बन गया। ठीक है, उस फिनिश्ड गुड का पार्ट बन गया और उनको पता है कि उन लोगों ने कितना वुड इस फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए कि उसके अंदर कितना वुड डाला। ठीक है, अब उसके अंदर नेल्स भी डली। ठीक है, उस वुड्स को अटैच करने के लिए उन्होंने नेल्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब जो नेल्स है, अब ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि इतनी कंसिडरेबल नहीं है, या इसकी कॉस्ट को ट्रेस करना कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी नेल्स लगी। ठीक है, और वो नेल्स कितने की आई। ठीक है, हमें कितनी की उनकी कॉस्ट उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी हमको, तो ये ट्रेस करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जिसकी वजह से इनको कंपनी बोलती है ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, और ये काफ़ी इतनी मटेरियलाइज्ड भी नहीं होती, यानी कि इतनी मॉनेटरी यूनिट में इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं रखती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कहा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम लेबर की एग्जांपल लें तो लेबर भी दो तरह के होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। अब डायरेक्ट लेबर वो होता है जो कि उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहा होता है, जैसे असेंबली लाइन होती है जहाँ पे लेट सपोज कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अब वहाँ पे असेंबली लाइन है, वहाँ पे कुछ लोग मतलब कुछ लेबर खड़े हुए हैं और वो डायरेक्ट डोर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर वो डोर्स को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो असेंबली लाइन से जो कार आगे जाती है, आगे कुछ और लेबर खड़े हुए हैं, वो शीशा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये लेबर जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने में हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है, या उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लेबर जो कि डायरेक्टली इंडल्ज्ड हो ऐसे काम में, कि मतलब जिसमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो एक प्रोडक्ट को फिनिश्ड या रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना हो, तो उस लेबर को हम कहेंगे कि ये हमारा डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। और इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस कैसे कर सकते हैं कि लेबर ने कितने आवर्स स्पेंड किए, ठीक है, और एक आवर में वो लेबर कितना पैसा कमा रहा है, और जितना पैसा वो लेबर कमा रहा है एक आवर में वो हमारी कॉस्ट है, ठीक है। और इस तरह हम पर यूनिट की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेसेबल है फुली। अब दूसरे इनडायरेक्ट लेबर्स वो होते हैं जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि इन लोगों को देख रहे होते हैं, या वो लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि वो पैकिंग वगैरह नहीं कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है, या असेंबली लाइन में नहीं खड़े होते, बल्कि वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे लेबर भी ऑब्वियसली जो है वो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये लेबर्स होते हैं हमारे इनडायरेक्ट लेबर्स, क्योंकि इनकी कॉस्ट को आप ट्रेस नहीं कर सकते हो। ये जो आवरली नहीं, मतलब ये हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कितने आवर्स ये जो है एक प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। स्पेंड कर रहे हैं, कितने आवर्स जो है एक प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहे हैं, हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये ट्रेसेबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनकी सुपरवाइजर्स की जो सैलरीज होती हैं या वेजेस होती हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी गार्ड की जो वेजेस होती हैं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारा इनडायरेक्ट लेबर है, और ये जो है हमारा एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, लेबर कॉस्ट है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस की एग्जांपल दी हुई है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि तमाम एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आपका रेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरीज हो गई, ठीक है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो होते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं रॉयल्टी या मशीन रेंट, ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमारी प्रोडक्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, जैसे रॉयल्टी हो गई, ठीक है। अब रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी यानी कि आप परमिशन लेते हो कि मैं जो आपकी प्रोडक्ट की कॉपी बनाऊंगा, या मैं आपकी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ मंथली रॉयल्टी प्रोवाइड करूँगा, यानी कि फ़ीस प्रोवाइड करूँगा ये काम करने के लिए, ठीक है। और मशीन रेंट यानी कि आपने कोई मशीन रेंट पे ली हुई है, और वो जो है आपकी प्रोडक्ट को फिनिश करके दे रही है, या आपकी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में प्रोड्यूस कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो वो जो मशीन की जो रेंट होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, आपकी जो है प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसको आप कहोगे ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ एक समराइज फॉर्म था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। सो डायरेक्ट कॉस्ट आर थोस विच कैन बी इजीली बी ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड टू अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट तक आप जो इसको इजीली आइडेंटिफाइड या ट्रेस कर सको कि इस यूनिट के अंदर उस लेबर की कितनी कॉस्ट लगी हुई है, और इस यूनिट के अंदर यूनिट कहते हैं एक प्रोडक्ट को, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट बन के तैयार होकर आ रहा होता है, एक सिंगल यूनिट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट के अंदर इस लेबर ने, मतलब कितने लेबर ने काम किया, उनकी क्या कॉस्ट आई, ठीक है, वो हम ट्रेस कर सकें। कितना रॉ मटेरियल लगा उस यूनिट के अंदर, वो हम ट्रेस कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारा बनाती हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। लाइक हाउ मच लेबर हैज़ वर्कड ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, और हाउ मच मटेरियल इज़ बीन यूटिलाइज इन मेकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऐसी कॉस्ट जो कि ट्रेस ना हो सके, ठीक है, ठीक है, जैसे उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर थोस दैट कैन नॉट बी ट्रेस, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू ट्रेस देम, और इसको इनको ट्रेस करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, भले ही वो डायरेक्ट कॉस्ट हो, लेकिन इनको ट्रेस करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो तो हम इसको इनडायरेक्ट मानते हैं, ठीक है। फिर फिर यहाँ पे हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है हम किस तरह निकालते हैं। देखिए, जब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को आप प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इन तीनों की कॉस्ट को जब तमाम डायरेक्ट कॉस्ट के सम हम जब तमाम डायरेक्ट कॉस्ट का सम लेते हैं, तो ये हमें हम ये जो सम आता है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है।
फिर आप आते हैं आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, ये मिलाकर बनती हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें तमाम हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट शुमार होती है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, इसके डिफरेंट नाम होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है। एंड द कमर्शियल एक्सपेंस सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस आर कॉल्ड नॉन प्रोडक्शन और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है। अब ओवरहेड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दूसरे होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन में तमाम ऐसी ऐसी कॉस्ट आ जाती हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन में ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब आप प्लेस करते हो तो आपके पास आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि हमें एक प्रोडक्ट को एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें ये किससे बनी हुई होती है, इसके अंदर आपके पास होती है डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको पता है कि जैसे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर भी वो होता है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का ये मेन हाथ होता है एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए, तो जिसकी वजह से हम इनको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ठीक है। सो इट रिफर्स टू ऑल द रॉ मटेरियल विच इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड एंड विच कैलकुलेशन इज क्लियर इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल यूनिट, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल वो तमाम रॉ मटेरियल होता है जिसका जो पार्ट बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है हमारे फिनिश्ड गुड का, और वो हिस्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उस फिनिश्ड गुड को फुली कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। और जिसको हम कैलकुलेट भी कर पाते हैं काफ़ी आसानी से, और उसकी कैलकुलेशन जो है काफ़ी एक जो है एक हमारे पास की जैसे एक अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल होता है मटेरियलिटी, ठीक है। मटेरियलिटी वो प्रिंसिपल कह रहा होता है कि आप अगर ऐसी चीज़ें जो मतलब एक बिजनेस जो है उसको मटेरियल कंसिडर करता है तो उसकी वो सेपरेट अकाउंटिंग हेड बनाता है, ठीक है, या सेपरेट अकाउंटिंग टाइटल उसका बनाता है, ठीक है। तो और ऐसी चीज़ें जो कि इमटेरियल होती हैं तो उसको वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस में ही डाल देता है वो बिज़नेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और वो पार्ट बन जाता है हमारे फिनिश्ड गुड का, तो ये मटेरियल होता है, यानी कि इसकी जो है अच्छी खासी वैल्यू होती है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी क्लियर होती है, ठीक है। तो वो हमें बताता है कि हमने जो सिंगल यूनिट जो हमने बनाया उसके अंदर कितना मटेरियल हमने इस्तेमाल किया और उसकी कॉस्ट भी उसके अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो सकती है, हमारे पास क्रूड ऑयल टू मेक गैसोलीन, ठीक है। क्रूड ऑयल जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गैसोलीन बनाने के लिए, ठीक है। क्रूड ऑयल के बगैर आप गैसोलीन नहीं बना सकते, ठीक है। विदाउट क्रूड ऑयल यू कैन नॉट मेक गैसोलीन, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारा एक डायरेक्ट मटेरियल है जो कि काफ़ी मतलब पार्ट बन चुका है अब उसका, क्योंकि गैसोलीन के अंदर क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। सो क्रूड ऑयल पार्ट बन चुका है एक हमारे फिनिश्ड गुड का जो कि हमारी गैसोलीन है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब कौन सी चीज़ें जो है डायरेक्ट मटेरियल नहीं होती हैं, ठीक है, विच ईदर डू नॉट बिकेम द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो कि फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट ना बने, लाइक कुकिंग ऑयल, ठीक है, टू मेक चिप्स, ठीक है। अब जैसे लेस पापर्स वगैरह ऐसी चीज़ें वगैरह आती हैं, ठीक है। मैं एक प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा, जर्नल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। सो लेस पापा वगैरह होते हैं तो उसको ओबियसली जो फैक्ट्री में उसको कहीं पे पकाया जाएगा, कुक किया जाएगा, ठीक है। उसको तो कुक करने के लिए जो कुकिंग ऑयल या एडिबल ऑयल जो इस्तेमाल किया जाएगा तो वो तो डायरेक्ट ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर ऐड तो नहीं हो जाएगा ना उस फिनिश्ड गुड के अंदर, ठीक है। तो पार्ट नहीं बनेगा उस फिनिश्ड गुड का, ठीक है। तो जिसके वजह से हम उसको डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और देयर कॉस्ट कैलकुलेशन और द ट्रेसिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स लाइक ट्रैक्स इन फर्नीचर, ठीक है। ट्रैक्स कहते हैं अगेन नील को, नेल्स को, ठीक है। नेल्स यानी कि खीली, ठीक है। खीली होती है जो फर्नीचर के अंदर, उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते कि उसकी क्या कॉस्ट है हमको, ठीक है। कितनी खीलियाँ एक फर्नीचर पे लगी हुई हैं और उसकी क्या कॉस्ट उस फर्नीचर के अंदर एड अप हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ को काफ़ी ट्रेस करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कंपनी जो है इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाती हैं ऐसी चीज़ों को ट्रेस करने के लिए, बल्कि उनको जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ही मान लेती हैं, जबकि ये होती डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि ये पार्ट बन चुकी हैं हमारी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का। लेकिन कंपनी चूँकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंपनी के लिए और काफ़ी टाइम वेस्टिंग है, तो जिसकी वजह से कंपनी इनको इनडायरेक्ट प्रोडक्ट ही मानती है और उसको जो है वो इनडायरेक्ट यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही एडजस्ट कर देती है, ठीक है।
फिर आपके पास है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। दीज आर थोस वर्कर्स दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, ठीक है। ये वो लेबर्स होते हैं जो कि असेंबली लाइन में खड़े होकर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना मतलब अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई दरवाजे से अगर जैसे प्रीवियस एग्जांपल पे आ जाते हैं हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग वाली असेंबली की लाइन पे, तो जैसे डोर्स लगा रहे हैं वहाँ पे मैनुअल लेबर्स खड़े हुए हैं, वो डोर्स फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रू वगैरह टाइट कर रहे हैं, ऑयल वगैरह चेक कर रहे हैं कार का। तो ये क्या हुआ, ये तमाम लोग जो है क्या हुआ, डायरेक्ट लेबर्स हुए, ठीक है। और इनडायरेक्ट लेबर्स कौन से होंगे, जो कि सुपरवाइज़र है, जो कि इन सबको सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट को डायरेक्ट हाथ नहीं लगा रहा, ठीक है। तो वो हो गए हमारे इनडायरेक्ट लेबर्स, ठीक है। और प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड फाइनल गुड, ठीक है। या फिनिश्ड गुड एक ही चीज़ है, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इनकी वजह से ये हमारे रॉ मटेरियल जो है फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। So in a highly automated factories, this labor may be doing multiple tasks which can be of both nature, ठीक है, direct or indirect, and their shift changes very frequently. So may this labor contributes a very small amount in the total production cost. So in both cases, we only take factory overheads as a conversion cost, ठीक है। अब देखें क्या होता है कि काफ़ी जो ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज है, ठीक है, जैसे हम फिर से ही कार की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कार की फैक्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। तो असेंबली लाइन में अब लेट सपोज कि अब लोग नहीं खड़े हैं, अब दरवाजे जो है वो रोबोट्स फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। रोबोट्स वहाँ पे खड़े हैं और हम हर चीज़ जो है वो रोबोट्स कर रहे हैं। अब जो वहाँ पे लेबर खड़े हैं वो कुछ टाइम जो है सिक्योरिटी भी लेट सपोज वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और कुछ टाइम जो है वो मशीन भी चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो है वो एक मिलावट होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब एक ऐसा लेबर है जो कि डायरेक्ट लेबर भी और इनडायरेक्ट लेबर भी दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे और ये जो इसकी जो शिफ्ट है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से काफ़ी फ्रिक्वेंटली होती है, तो यहाँ पर जो है इनको ट्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन के अंदर। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरी टोटल प्रोडक्शन के कॉस्ट के अंदर काफ़ी माइनर सा होता है, ठीक है। या लाइक उन लोगों ने कुछ 1 या 2% जो है कंट्रीब्यूट किया होता है पूरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से कंपनीज़ जो है वो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो है इनको जो है कंसिडर नहीं करती, और फिर वो सिर्फ जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट को ही कन्वर्जन कॉस्ट मानती है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में कंपनी जो है कुछ इस तरह जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करती है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल और जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस से बने हुए होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। सो ऑल्सो वी कॉल्ड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं। एंड दिस ओवरहेड इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिव टू प्रोडक्शन लाइक यूटिलिटी एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड के डिफरेंट नाम है, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और ये क्या कंसिस्ट कर रहे होते हैं, ये तमाम इनडायरेक्ट चीज़ें कंसिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये इन तमाम चीज़ों को जब आप जमा करोगे या प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। So non-production overheads, also be called as non-factory or non-manufacturing overheads, are those costs which occurred before and after the production, like cost of marketing, research, development, selling, ठीक है। अब ये नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले बिजनेस में, जो कि ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले अकर्ड हों या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद अकर्ड हों, ठीक है। जैसे सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं या मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपेंस निकाल लिया, यूट्यूब पे ऐड चलानी है, चलो भाई इसके लिए जो है एडसेंस को पैसे दो, ठीक है। तो ये जो है वो तमाम नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंसेस नहीं किए जाते हैं, ये बल्कि प्रमोशन, सेलिंग या मार्केटिंग ऐसी चीज़ों के लिए ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन ओवरहेड कैन बी डिफाइन एज द कॉस्ट इनकर्ड इन द मिडल ऑफ द प्रोडक्शन और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन के दौरान इनकर्ड होते हैं या प्रोडक्शन के दौरान जो है आपको करने पड़ते हैं या एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस को करने पड़ते हैं, तो वो जो है उनको जो है हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर डिस्कशन की हुई है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता, ठीक है, या उसको बनाने के लिए वो भले यूटिलाइज होता है लेकिन उसका पार्ट नहीं बनता, ठीक है। और उनकी कोई इकोनॉमिक वर्थ नहीं होती, या तो फिर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं ट्रेस करने के लिए कंपनी को, ठीक है। तो जिसकी वजह से कंपनी जो है अपना इतना टाइम और पैसा इनके ऊपर स्पेंड नहीं करती है ताकि इनको ट्रेस किया जा सके, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे नेल हो गया, ग्लू, कुकिंग ऑयल, सैंड पेपर, क्लीनिंग रैक्स, ठीक है, जो कि या ऑयल या ब्रशेस, ठीक है, या ऐसा स्टफ़ जो कि मशीन की मेंटेनेंस के लिए हो ताकि मशीन जो है वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। तो ये भी कॉस्ट में ही आता है कंपनी को, ठीक है। तो इनको जो है इनडायरेक्ट मटेरियल माना जाता है। और ये इनडायरेक्ट मटेरियल किसके अंदर होते हैं, हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास है इनडायरेक्ट लेबर, और ये भी कहाँ होते हैं, ये भी होते हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है। इट रिफर्स टू दोस वर्कर हु आर नॉट बी एबल टू ट्रेस्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड में इनका कोई भी हाथ नहीं होता है इन लेबर्स का, ठीक है। और ये ट्रेस भी नहीं किए जा सकते क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होते, ठीक है। दे आर नॉट टू बी फाउंड इन द असेंबली लाइन और पैकेजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको असेंबली लाइन में या पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये कहाँ होंगे, ये सुपरवाइज कर रहे होंगे, या तो फिर जो है ये क्लर्क्स होंगे, या तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये भी लेबर ही होते हैं कंपनी के, लेकिन इनको कंपनी जो अपना इनडायरेक्ट लेबर मानती है क्योंकि ये प्रोडक्शन के अंदर हेल्प आउट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो द एग्जाम्पल ऑफ दीज आर सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस वर्कर्स, कैसे वर्कर जो कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस कर रहे हो या मशीन की मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उनको अभी आप या एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस जो है उनको इनडायरेक्ट लेबर कह सकता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स या कमर्शियल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं जिनका फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते होते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स या जिनको आप नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस कम्स व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद इट एसोसिएटेड कॉस्ट इज ओवर, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, आपका फिनिश्ड गुड बन चुका है या बनने से पहले जो ये एक्सपेंसेस अकर्ड होते हैं उनको आप कमर्शियल एक्सपेंसेस या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है। So when the finished product is ready, marketing expenses and administrative expenses take place like promotion expenses, selling, delivery, etc. ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारी आखिरी स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होती है और फिर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हमने पता कर लिया है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम मिलकर बनाते हैं हमारी एक प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये दोनों मिलकर जो है बनाती है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फिर अगर हम प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड से मिला दें, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पाओ, तो अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके थे, ठीक है। फिर जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप प्लस कर देते हो कमर्शियल एक्सपेंसेस से, कमर्शियल एक्सपेंसेस कौन से, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स से जब आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्लस कर देते हो तो आपके पास ये आ जाती है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होती है, जो कि सेल्स में से जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये समझो कि रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल्स में से रिड्यूस होता है, फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह निकलता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।